विराट कोहली की नेटवर्थ 126 मिलियन डॉलर से ज्यादा है। एबी डिविलियर्स 35 मिलियन डॉलर्स के मालिक हैं और शाहिद अफरीदी की नेटवर्थ 47 मिलियन डॉलर्स है। आखिर क्रिकेटर्स के पास इतना पैसा कहां से आता है? क्योंकि सिर्फ मैदान में क्रिकेट खेलने से इतने पैसे नहीं मिल सकते। अगर आपको लगता है कि क्रिकेटर्स सिर्फ मैच फीस से कमाते हैं तो ये पुराने वक्तों की बात है। आज फैक्ट से आपको बताएगा उन हिडन इनकम सोर्सेज के बारे में जो एक क्रिकेटर को करोड़पति और बिलियनियर तक ले जाते हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं क्रिकेट के सबसे बड़े बिजनेस सीक्रेट्स को और देखते हैं क्रिकेट की दुनिया में इतना पैसा कहां से आ रहा है। सोर्स 1, मैच फीस। इंटरनेशनल मैचेस में प्लेयर्स को हर मैच के लिए खास फीस मिलती है। पाकिस्तान में इस फीस की बात करें तो प्लेयर्स को टेस्ट मैच के लिए 12.5 लाख रुपी, एक ओडीआई के लिए 6.4 लाख रुपी और एक T20 के लिए 4.1 लाख रुपीस मिलते हैं। और अगर इंडिया में इस फीस को देखें तो ये और भी ज़्यादा है। टेस्ट मैच का 15 लाख रुपीस, ओडीआई का 6 लाख रुपी और T20I का 3 लाख रुपीस। और याद रहे ये इंडियन रुपीज़ है। पीकेआर में कन्वर्ट करें तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 3.22 से। ये वो फीस है जो प्लेयर को सिर्फ टीम का हिस्सा होने पर मिलनी है, चाहे वो पहली बॉल पे आउट हो जाए या 10 ओवर में 100 रन दे दे या सिर्फ ग्राउंड में एज अ फील्डर खड़ा रहे। ये रकम बहुत से प्रोफेशनल्स की साल भर की कमाई से भी ज़्यादा है। सोर्स 2, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स। मैच फीस का तो थोड़ा बहुत समझ आता है कि एटलीस्ट प्लेयर ने पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ टीम का हिस्सा होने पर भी प्लेयर्स को पैसे मिलते हैं? जी हाँ, क्रिकेट बोर्ड्स अपने प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए रेगुलर सैलरीज देते हैं, चाहे वो मैच खेलें या ना खेलें। इंडिया का सिस्टम देखें तो बीसीसीआई अपने प्लेयर्स को एक ग्रेडिंग सिस्टम के मुताबिक सैलरीज देता है। ग्रेड A+ के प्लेयर्स को 7 करोड़ एनुअल तक सैलरी मिलती है, ग्रेड A प्लेयर्स को 5 करोड़, ग्रेड B प्लेयर्स को 3 करोड़ और ग्रेड C प्लेयर्स को 1 करोड़ एनुअल तक दिया जाता है। इसी तरह पाकिस्तान के प्लेयर्स भी मज़े में हैं। पीसीबी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम प्लेयर्स को हर महीने गारंटीड सैलरी देता है, चाहे उस महीने कोई मैच हो या ना हो। और नए कॉन्ट्रैक्ट्स में सिर्फ सैलरी नहीं, आईसीसी रेवेन्यू शेयर भी शामिल है जो प्लेयर्स की टोटल इनकम और भी बढ़ा रहा है। कैटेगरी ए के प्लेयर्स जिसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान शामिल हैं हर महीने 4.5 मिलियन रुपीस और नए कॉन्ट्रैक्ट्स के मुताबिक उन्हें आईसीसी रेवेन्यू का 3% शेयर भी मिलता है जो तकरीबन 20.7 लाख रुपीस बनता है। तो इनका टोटल मंथली पैकेज हुआ 6.57 मिलियन रुपीस। कैटेगरी बी के प्लेयर्स भी मज़े में हैं, उन्हें 3 मिलियन रुपीस पर मंथ सैलरी दी जाती है, जबकि आईसीसी शेयर का हिस्सा 1.5 मिलियन रुपीस, दोनों मिलाकर टोटल 4.5 मिलियन रुपीस पर मंथ बनता है। इसके बाद कैटेगरी सी के प्लेयर्स की बात करें तो उनकी मंथली सैलरी 1 मिलियन रुपी पर मंथ है। इसमें आईसीसी का शेयर 1.035 मिलियन रुपीस, तो इनका टोटल पैकेज बनता है 20.35 लाख रुपीस पर मंथ। और सबसे लो कैटेगरी यानी कैटेगरी डी के प्लेयर्स पर मंथ 7.5 लाख रुपीस फिक्स सैलरी और 5.17 लाख रुपीस आईसीसी शेयर ले रहे हैं, तो इनकी टोटल सैलरी भी बनती है 12.67 लाख रुपीस पर मंथ। तो असल सवाल ये है, क्या ये सिस्टम ठीक है जिसमें सिर्फ ऑन पेपर टीम का हिस्सा होने पर पैसे मिलते हैं, या सिर्फ परफॉर्मेंस की बेसिस पे पैसे मिलने चाहिए? आप क्या सोचते हैं? आपके ख्याल में कोई बेहतर सिस्टम है सैलरीज को मैनेज करने का? तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सोर्स 3, स्पॉन्सरशिप एंड ब्रांड डील्स। अब हम चलते हैं अपने अगले सोर्स ऑफ इनकम की तरफ। अगर आपको लगता है कि प्लेयर मैच फीस और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ही मेजॉरिटी पैसा कमा लेते हैं, तो ये पैसा स्पॉन्सरशिप्स और ब्रांड डील्स के आगे कुछ नहीं है। क्रिकेट अब सिर्फ एक गेम नहीं रहा, बल्कि एक $1 बिलियन मार्केटिंग इंडस्ट्री बन चुका है। ब्रांड्स प्लेयर्स को सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करने के लिए करोड़ों रुपए तक दे देते हैं। मिसाल के तौर पर एक इंटरनेशनल फॉर्मर प्लेयर की एग्जांपल लेते हैं, MS धोनी। क्या आपको पता है कि 2024 में भी धोनी के पास 42 बड़े ब्रांड की स्पॉन्सरशिप डील्स हैं। इन ब्रांड्स में एयरसेल, पेप्सी, रीबुक, TVS, सोनी ब्रेविया, स्टार स्पोर्ट्स,
और कई दूसरे मेगा ब्रांड्स शामिल हैं जो उनको एक एंडोर्समेंट के लिए 3.5 से 6 करोड़ इंडियन रुपीस देते हैं। बल्कि सिर्फ टीवी एड्स ही नहीं, सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम पे या एक्स पे पोस्ट करने की भी वो 1 से 2 करोड़ इंडियन रुपीस चार्ज करते हैं। है ना अमेजिंग स्टैट्स और डाटा। और बॉर्डर के इस तरफ भी ऐसा डाटा बहुत है। पाकिस्तान के स्टार बैट्समैन बाबर आजम के रन्स चाहे आजकल कम बन रहे हों, लेकिन उनके स्पॉन्सरशिप डील्स फुल फॉर्म में हैं। अभी रिसेंटली बाबर ने CS स्पोर्ट्स के साथ 7 करोड़ रुपीस एनुअली की बैट स्पॉन्सरशिप डील की है। सिर्फ एक नहीं, बाबर के पास यूफोन और वीवो जैसे और कई ब्रांड्स की मेजर स्पॉन्सरशिप डील्स हैं। इसके अलावा उन्होंने पेप्सी, ओप्पो, हेड एंड शोल्डर्स, HBL और भी कई ग्लोबल ब्रांड्स के साथ काम किया है। उफ, इतना पैसा, इंटरनेशनल मैच फीस, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, स्पॉन्सरशिप्स और फिर भी क्रिकेटर्स के लिए ये सब कम है। अब क्रिकेटर्स के लिए एक मेजर पोर्शन ऑफ पैसा T20 लीग से आता है। IPL, PSL, BBL, BPL जैसे लीग्स प्लेयर्स के लिए गोल्ड माइन बन चुके हैं। बल्कि अब तो ऐसा हो गया है कि कई प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट को कम प्रायोरिटी पर रखकर सिर्फ लीग्स को प्रेफर करते हैं, क्योंकि सब पैसे का गेम है। सबसे पहले IPL को ही देख लेते हैं, जो दुनिया की सबसे महंगी और हाईएस्ट प्राइस क्रिकेट लीग है। IPL 2025 ऑक्शन की लिस्ट देखें तो $1 मिलियन एक छोटी वैल्यू लगती है। हाईएस्ट सेलिंग प्लेयर ऋषभ पंत हैं, जिनको 27 करोड़ इंडियन रुपीस में लखनऊ सुपर जायंट्स ने बाय किया है। और याद रहे, ये सिर्फ एक सीज़न खेलने की प्राइस है, जिसमें 20 से भी कम मैचेस होते हैं। खैर, IPL के आगे तो दुनिया की हर लीग छोटी नज़र आती है, लेकिन दूसरे लीग्स में भी पैसा आंखें बंद करके फेंका जाता है। पाकिस्तान सुपर लीग यानी PSL में भी प्लेयर्स के लिए पैसों की बारिश है। यहाँ इंडिविजुअल प्राइस की जगह कैटेगरी सिस्टम है। सबसे टॉप पर प्लेटिनम कैटेगरी के प्लेयर्स $3 लाख यानी पाकिस्तानी 8.3 करोड़ रुपीस तक कमा सकते हैं। 2025 के PSL में इस कैटेगरी में डेविड वार्नर, डैरल मिचेल, बाबर आजम, फखर जमान, साइम अयूब जैसे प्लेयर्स शामिल हैं। प्लेटिनम कैटेगरीज के नीचे और कई कैटेगरीज हैं, जैसे डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और इमर्जिंग। और जो प्लेयर्स लोअर कैटेगरीज में भी हैं, उनकी भी अच्छी खासी सैलरीज हैं। ये तो थी बात क्रिकेट में खेली जाने वाली सिर्फ 2 मशहूर लीग्स की, लेकिन और भी कई लीग्स हैं जहां से प्लेयर्स करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, जैसे बिग बैश लीग, द 100, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, कैरेबियन प्रीमियर लीग, लंका प्रीमियर लीग, मेजर लीग क्रिकेट और इंटरनेशनल T20 लीग। इन शॉर्ट, IPL के बाद हर मुल्क ने अपनी अपनी लीग शुरू कर दी हैं और प्लेयर्स का आना जाना लगा रहता है, और ऑफ कोर्स पैसा भी। एक टाइम था जब क्रिकेट सिर्फ टेस्ट और ODI फॉर्मेट्स तक महदूद था। फिर आया T20 लीग्स का सुनामी, और अब तो 20 ओवर्स का टाइम भी बचाने के लिए 10 ओवर्स की लीग स्टार्ट हो गई हैं, जैसे अबू धाबी T10 लीग। कुछ लोगों की सोच है कि इतनी लीग्स होने से क्रिकेट का असल चार्म और क्वालिटी ख़त्म हो रही है, क्योंकि प्लेयर्स इतनी लीग्स खेलकर जब इंटरनेशनल इवेंट्स की बारी आती है तो पूरी तरह फिट और एनर्जेटिक नज़र नहीं आते। दूसरी सोच ये है कि लीग्स होनी चाहिए, क्योंकि ये नए टैलेंट को आगे लाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। इस मामले में इंडिया ने एक अलग मॉडल फॉलो किया है। इंडियन प्लेयर्स सिर्फ IPL खेल सकते हैं और बाकी लीग्स में खेलना उनको अलाउड नहीं है, ताकि वो सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट को प्रायोरिटी दे सकें। क्या हर मुल्क को इंडिया का मॉडल फॉलो करना चाहिए या प्लेयर्स को पूरी फ्रीडम देनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। सोर्स 5, पर्सनल बिजनेस एंड मर्चेंडाइज सेल्स। अब जब प्लेयर्स इतना पैसा कमाते हैं तो ये पैसा कहीं लगाना भी होता है। आपने सुना होगा, पैसा पैसा बनाता है, और क्रिकेटर्स इस बात को अच्छी तरह समझ गए हैं। इसीलिए क्रिकेटर्स अपने ब्रांड्स और बिजनेसेस खोलते हैं, जो उनकी रेपुटेशन की बेस पर एक्सपैंड होते हैं और इवेंचुअली उनके लिए एक नया इनकम सोर्स बन जाते हैं। क्रिकेट के अलावा ये प्लेयर्स अब बड़े बिजनेसमैन भी बन चुके हैं। विराट कोहली का फैशन ब्रांड रॉन और स्पोर्ट्स ब्रांड 18 हर साल करोड़ों रुपए कमा कर देता है। इसी तरह शाहिद अफरीदी ने भी अपना पर्सनल ब्रांड होप नॉट आउट लॉन्च किया है, जो क्लॉथिंग और फ्रेगनेंस इंडस्ट्री में बहुत मशहूर है। इसी तरह शोएब मालिक का परफ्यूम ब्रांड ऑलराउंडर और इंजमामुल हक का फूड बिजनेस मीट वन क्रिकेट के बाद भी उनकी स्टेडी इनकम का सोर्स बना हुआ है। सचिन तेंदुलकर ने तो अपनी रेस्टोरेंट्स की पूरी चेन ही स्टार्ट कर दी।
और युवराज सिंह ने यूवीकैन नाम का वेंचर कैपिटल स्टार्टअप स्टार्ट किया जो नए बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता है। जहां कुछ प्लेयर्स अपने बिजनेसेस खुद मैनेज कर रहे हैं, वहीं कुछ प्रोफेशनल प्लेयर्स मैनेजमेंट फर्म्स भी हैं जो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स और स्पॉन्सरशिप डील्स को हैंडल करती हैं। पाकिस्तान में ऐसी सबसे मशहूर फर्म साया कॉरपोरेशन है, जिसका नाम आपने यकीनन सुना ही होगा। 2014 में तलहा रहमानी ने साया कॉरपोरेशन को एस्टैब्लिश किया, जो आज पाकिस्तान के 70% नेशनल टीम प्लेयर्स को रिप्रेजेंट करती है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, शादाब खान जैसे प्लेयर्स के एंडोर्समेंट्स, स्पॉन्सरशिप डील्स और पीआर मैनेजमेंट को यही कंपनी मैनेज करती है। बज़ाहिर देखा जाए तो ऐसी फर्म्स प्लेयर के लिए मैनेजमेंट प्रोवाइड करती हैं ताकि वो अपनी गेम पर फोकस कर सकें, लेकिन ऐसी ह्यूज फर्म्स कई कंट्रोवर्सीज में भी आपको नज़र आएंगी। अभी एक रीसेंट एग्जांपल लेते हैं जिसमें इंजमाम उल हक को पीसीबी चीफ सिलेक्टर की पोस्ट से इस्तीफ़ा देना पड़ा जब उनका साया कॉरपोरेशन के साथ ताल्लुक सामने आया, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस बना। असल मसला ये है कि जब एक ही एजेंट या कंपनी के पास इतने ज़्यादा प्लेयर्स की रिप्रेजेंटेशन हो तो वो टीम सिलेक्शन और डिसीजंस पर डायरेक्ट असर डाल सकती है, जैसे इस प्लेयर को खिला दो, उसको निकाल दो। इट्स टाइम फॉर फैक्ट से कॉन्फिडेंस स्कोर। 1844 में जब पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला गया, तब क्रिकेट एक स्पोर्ट था, एक जेंटलमैन्स गेम। लेकिन आज ये एक $multi-billion इंडस्ट्री बन चुका है, जिसमें एंडोर्समेंट्स, स्पॉन्सरशिप्स और लीग्स का पैसा असली गेम से भी ज़्यादा है। एक ज़माना था जब क्रिकेटर सिर्फ कंट्री और प्राइड के लिए खेलते थे। आज वो कॉन्ट्रैक्ट्स और करोड़पति बनने के लिए खेल रहे हैं। क्या ये क्रिकेट की प्रोग्रेस है या डाउनफॉल? और हाँ, फैक्ट से आपको कौन सा इनकम सोर्स सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा? कमेंट करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें क्रिकेटर बनने का शौक़ है।